गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बेहतर होंगे। आपने रिवीजन किया होगा हफ्ते भर जो भी हमने पढ़ा था। और आज हम कोहलबर्ग की थ्योरी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले तो मैं सोच रही थी ठीक है आप खुद ही कर लीजिएगा, बट अब जब आंसर शीट नहीं दी है तो पियाजे और वाइगोस्की में करा चुकी हूँ, कोहलबर्ग भी कर ही लेते हैं लगे हाथों। अगली बार से ये रखेंगे कि आप पहले से मार्क करके रखें, या एक बार आपको शीट पहले मिल जाए और फिर उसके बाद हम डिस्कशन करें। जरूरी है ये भी, ठीक है बात। एक बार देखो, अगर देख पा रहे हो तो बताओ। फिरदौस, कालिका, छाया, देवेंद्र, देख पा रहे हो ना? सभी के सभी, सभी के सभी देख पा रहे हैं? नहीं, मेरा तो बर्थडे नहीं होता है अभी, सितंबर में होगा। अभी कहाँ बर्थडे? ठीक है, आ जाओ पहले। बहुत बढ़िया, ग्रेट। वाइगोस्की की प्रैक्टिस शीट है भाई, अभी मैंने नई भी शेयर कराई थी, एक बार चेक करना। ऐसा कैसे नहीं है? कल क्लास नहीं, सैटरडे संडे तो ऑफ होता है ना, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होती है। और हो सकता है ये जो कंबाइंड क्लासेस हैं अभी इस हफ्ते और चलेंगी, फिर उसके बाद आपकी अलग अलग हो जाएंगी जो क्लासेस हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स कॉमन है। हाँ, तबियत आज थोड़ा कोल्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर फटाफट से क्वेश्चंस करेंगे। और कोहलबर्ग की थ्योरी जिन्होंने ना देखी हो तक देख लीजिएगा, डाउनलोडेड वीडियोस में आपके प्लेलिस्ट में, यहाँ पे करियर में मैंने अच्छे से समझाई है पिछली बार। एक बार उसको चेक कीजिए, देखिए। जो थ्योरीज इतनी सारी होती है उनको देखा कीजिए, तभी फायदा होगा। मल्टीपल टाइम्स भी समझ लोगे ना किसी एक थ्योरी को तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। रटनी नहीं है, चीजें समझनी है, ठीक है बात। चलिए फिर आते हैं वापस से इसी बात पर, कोहलबर्ग की थ्योरी पर चलते हैं। कोहलबर्ग की थ्योरी पर चलते हैं। देखिए, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी, यानी कोहलबर्ग की थ्योरी में, विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मॉरलिटी इन द ट्रू सेंस? यानी कौन सा एक लेवल है जो ये दर्शाता है किसकी एब्सेंस मॉरलिटी की, यानी नैतिकता की एब्सेंस को दर्शाता है। वही लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है, ये पूछा है। देखिए एक बार, लेवल 3 है, लेवल 4 है, लेवल 1 है, लेवल 2 है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। एक बार फटाफट से बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल आंसर क्या होगा इसका? लेवल 1 है। ये लेवल 1 है, स्तर 1 है, जिसमें कोई मॉरलिटी उसकी खुद की नहीं है, जीरो सेंस ऑफ मॉरलिटी है, एब्सेंस है मॉरलिटी की। मॉरलिटी से उसे फर्क नहीं पड़ता, बस उसको दंड से, पनिशमेंट से बचना है और अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखना है, टिट फॉर टैट जिसको हम कह रहे हैं। बाकी उसको फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या सही है क्या गलत है। एक तो उसको पनिशमेंट ना मिले और दूसरा उसका खुद का क्या फायदा है। यही दो स्टेजेस हैं प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व पारंपरिक स्तर में, जिसको लेवल 1 कहते हैं। वहां एब्सेंस है मॉरलिटी की, मॉरलिटी खुद की कुछ है नहीं उसकी, ना वो किसी रूल को मानता है। बस वो क्या करेगा, जो पनिशमेंट से बच जाए और अपना फायदा देख ले, दो ही चीजें हैं। तो स्तर 1 है यहाँ पर जो सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी, यानी कोहलबर्ग की थ्योरी की मुख्य आलोचना क्या होगी? पूछ रहे हैं कोहलबर्ग की थ्योरी की मुख्य आलोचना क्या होगी, ये पूछ रहे हैं। देखिए एक बार, मेजर क्रिटिसिज्म, यानी क्रिटिसिज्म तो हमने 3 पढ़े थे ना कोहलबर्ग की थ्योरी के, तो प्रमुख आलोचना आपको पहचाननी होगी किसकी? कोहलबर्ग की थ्योरी की। बताइए एक बार। कोहलबर्ग प्रपोज्ड अ थ्योरी विदाउट एनी एम्पिरिकल बेसिस, बिना अनुभव जन्य आधार के। अनुभव जन्य आधार तो थे क्योंकि बच्चों के सैंपल लिए हैं, डिस्कशन किया है, तो इसके साक्ष्य तो हैं। ठीक, सब कुछ ठीक है, तबियत ठीक है, थोड़ा बहुत कोल्ड है, टेंशन मत लो, यहां फोकस करो। कोहलबर्ग प्रपोज्ड दैट मॉरल रीजनिंग इज डेवलपमेंट। कोहलबर्ग ने ये प्रपोज किया है कि जो मॉरल रीजनिंग है, यानी नैतिक तर्कना है, वही डेवलपमेंट है। ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। मॉरल रीजनिंग जो है, जो तर्कना है, जो तर्क लगाना है, वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ना कि वो ही डेवलपमेंट है। तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ठीक, क्योंकि एम्पिरिकल बेसिस हैं, आधार हैं, एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ये थ्योरी बनी है। बच्चों को इंटरव्यू किया गया एडोलसेंट तक के, और फिर ये निकली बात। कोहलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मॉरल रीजनिंग ऑफ मेन एंड वुमेन, यानी कोहलबर्ग ने ध्यान नहीं रखा किस चीज का? कल्चर का, यानी संस्कृति के बीच में, या संस्कृति के कारण। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, कि संस्कृति महिलाओं और पुरुषों को एक जैसा माहौल नहीं देती है कई बार कि वो सेम तरीके से अपनी मॉरलिटी को डेवलप कर पाए। ठीक, फिर है कोहलबर्ग डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेजेस। बिल्कुल क्लियर कट 6 स्टेजेस हैं और 3 लेवल्स हैं, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं दी हैं स्टेजेस? तो सिर्फ एक ही आंसर सही बनता है, दैट इज कोहलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मॉरल रीजनिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, यानी कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। बिल्कुल स्वाति कमेंट दिख रहे हैं आपके, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, यानी महिलाओं और पुरुषों की जो तार्किकता है, जो उनका सोचने का तरीका है, जो उनका डिसीजन मेकिंग है, जो उनके मॉरल डिसीजन है, वो अलग हो सकते हैं संस्कृति के अनुसार। ऐसा ध्यान ही नहीं दिया कोहलबर्ग ने, सिर्फ पुरुषों के ही सैंपल लिए। जेंडर बायस थ्योरी है ये, कल्चर को फोकस नहीं रखती, ऐसी इसकी आलोचना की गई है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अ चाइल्ड रीजंस, भाई एक बच्चा रीजन देता है, यू डू दिस फॉर मी, यानी तुम ये काम करो मेरे लिए, एंड आई विल डू दैट फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए वो काम करूंगा। इन विच स्टेज ऑफ कोहलबर्ग्स मॉरल रीजनिंग, कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा ये तर्क देगा, ये नैतिक तर्क देगा कि तुम मेरे लिए ये करो और मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए वह करूंगा? कौन सी स्टेज है? ये तो मैं आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ कि कौन सी स्टेज है। एक मिनट कुछ याद आ गया मेरे को एकदम से। देखिए, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन कह लीजिए इसको, या फिर म्यूचुअल एक्सचेंज कह लीजिए, इनके कई कई नाम हैं, एक ही स्टेज के कई सारे नाम हैं। यार सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो 5th लेवल है, ये तो 5th स्टेज है कि समाज के कुछ नियम है लेकिन उनको बदला जा सकता है। यदि वो बहुत लोगों के लिए फायदेमंद ना हो तो इंडिविजुअल उनको बदलने के लिए सामने आ सकता है। द गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ये 3rd है कि अच्छा बनना चाहेगा, अप्रूवल चाहिए उसको, पनिशमेंट तो पहली ही है, तो ये तो हो नहीं सकती, तो आंसर सिर्फ ए ऑप्शन ही बचा। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन के पर्पस है उसका, मेरा क्या फायदा है, आपका क्या फायदा है, म्यूचुअल एक्सचेंज या इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, इसके नाम कई सारे हो जाते हैं, ठीक।
तो सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, ठीक बात, ये बात क्लियर है या नहीं? आगे बढ़ेंगे, इनको पहचानना सीखिए स्टेजेस को। कोहलबर्ग हैज गिवन, केवीएस से लेके सब जगह आती हैं ये क्वेश्चन, जो कोहलबर्ग की थ्योरी हुई, पियाजे की थ्योरी हुई, वाइगॉस्की की थ्योरी हुई, इसलिए इसको मैं चाह भी रही थी कि क्वेश्चंस भी साथ में ही प्रैक्टिस कर लें। देखिए, कोहलबर्ग हैज गिवन, कोहलबर्ग ने क्या दिया है? कोहलबर्ग हैज गिवन व्हाट? कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी हैं, फिजिकल डेवलपमेंट की अवस्थाएं दी हैं, इमोशनल डेवलपमेंट की अवस्थाएं दी हैं, या मॉरल डेवलपमेंट की अवस्थाएं दी हैं। बताइए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये तो सिंपल है, इवन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के लिए पियाजे को जाना जाता है, ठीक, तो ये तो होगा नहीं। फिजिकल डेवलपमेंट की भी ऐसी कोई बात नहीं हुई, इमोशनल की भी नहीं हुई, उन्होंने बात की है किसकी? मॉरल डेवलपमेंट की, नैतिक विकास की, और ये नैतिक विकास की थ्योरी प्रभावित थी पियाजे की नैतिक विकास की थ्योरी से, ठीक। तो मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी? जिसमें उन्होंने स्टेजेस कितनी दी हैं? पहले हम बात करेंगे लेवल की। लेवल के अंदर हर एक लेवल पे 3 स्टेजेस, 2 स्टेजेस हैं, यानी 3 लेवल हैं, और स्टेजेस टोटल कितनी हैं? तो स्टेजेस हैं टोटल 6। ये बात क्लियर है हमें? कोई दिक्कत परेशानी? सुंदर, समझ में आ रहा है बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे ख्याल में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखिएगा एक बार, ये देखिए, पढ़िए इसको बिल्कुल। अगर हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर, यानी इनमें से कौन सा एक सही मिलान, या मिलान जो है वो ठीक है, जोड़ा जो है वो ठीक है। चंचल कह रहे हैं आप मुझे करेंगे, दीपिका बिल्कुल करेंगे, आप मुझे रिप्लाई नहीं देते। रिप्लाई तो दे रही हूँ आपकी वजह से, हाँ हैं, अच्छा जी धन्यवाद। मोनिका, क्या नाम था आपका? निकल गया नाम। शिफा, शिफा करिए, थर्ड आंसर सही होगा, चलो चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन यानी सामाजिक अभिविन्यास, फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज नहीं नहीं, वो तो फिर पनिशमेंट एंड ओबीडियंस हो गया ना। सामाजिक संविदा में तो समाज को बनाने के लिए कुछ नियम का हम पालन करते हैं, तो सामाजिक संविदा अभिविन्यास में किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा है। भौतिक परिणाम नहीं, वो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है या नहीं है वो निर्धारित करेगा। ये तो लॉ एंड ऑर्डर वाली बात, वो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस वाली बात हो गई। तो ये मैच ठीक नहीं है इस स्टेज के हिसाब से, इसकी एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। स्टेज और उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, मिल जाएंगे नोट्स पे अविनाश। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन यानी दंड एवं आज्ञा पालन की अगर हम बात करें, दंड एवं आज्ञा पालन की अगर हम बात करें, तो लॉज आर नॉट फिक्स्ड, यानी जो लॉज हैं वो फिक्स्ड नहीं है, बट कैन बी चेंज फॉर द गुड ऑफ सोसाइटी। ये तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कहता है ऐसा कि लॉज फिक्स नहीं है, उनको चेंज कर सकते हैं समाज के भले के लिए। सीटेट देखो कब आता है, कभी भी आ सकता है, ठीक। तो ये बात भी गलत हो गई। फिर हम आगे बढ़ेंगे, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। वन अर्न्स अप्रूवल बाय बीइंग नाइस, मतलब अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में क्या होगा? अच्छा बनकर स्वीकृति प्राप्त करेगा बच्चा, कि तुम्हारे माँ बाप तुम पे प्राउड फील करेंगे यदि तुम सच बोलोगे, A+ ग्रेड लेके आओगे, फर्स्ट आओगे क्लास में, है ना, IAS बन जाओगे। तो ये बात तो सही है, गुड बॉय गुड गर्ल, उसको अच्छी तारीफ सुननी है अपनी, इसलिए वो कोई काम करेगा। लॉ एंड ऑर्डर में क्या होता है? एथिकल प्रिंसिपल्स, ये तो 6 स्टेज की मैचिंग दे दी, तो ये तो खराब हो गया। तो सिर्फ सी ऑप्शन ही यहाँ सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। कोहलबर्ग्स आइडिया ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज डैश लेवल्स, यानी कोहलबर्ग का जो आइडिया है नैतिक विकास के बारे में, उसमें कितने लेवल हैं? ये इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में कई बार स्तर और चरण को सेम सेम दे देता है। वैसे तो पूछेगा स्तर कितने हैं कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में, ये पूछा है हमसे। बताइए एक बार, कमेंट तो आ रहे हैं भाई, सबके कमेंट पढ़ नहीं पाऊंगी, समझो इस बात को, बहुत ज्यादा लोग हैं। तो लेवल कितने हैं? 6 तो स्टेजेस हैं, 6 तो स्टेजेस हैं, लेवल सिर्फ 3 है, और हर एक स्तर पर 2 चरण हैं, तो आंसर हो जाएगा 3 लेवल्स ओनली। 3 लेवल कौन से? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल यानी पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। ये 3 स्तर हैं जिसमें 6 स्टेजेस हैं, हर एक स्तर पे 2-2 चरण हैं, 2-2 स्टेजेस हैं। आगे बढ़ेंगे, इन प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी यानी पूर्व परंपरागत मॉरलिटी। पूर्व परंपरागत मॉरलिटी किसको कहोगे? जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, जो प्राइमरी के बच्चों की स्टेज है एक तरीके से, पूर्व पारंपरिक पहला ही स्तर है। मैनी रूल्स एंड वैल्यूज आर इंटरनलाइज्ड बाय द इंडिविजुअल, यानी भर लेता है इंडिविजुअल रूल्स और नॉर्म्स और वैल्यूज को अपने अंदर। या फिर बी ऑप्शन, जेनेरिक एंड ब्रॉड बेस्ड प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस आर इवॉल्व टू व्यू लॉज एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जो जेनेरिक प्रिंसिपल्स हैं जस्टिस के, उनको सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखेंगे। या फिर द आइडिया ऑफ रूल्स एंड वैल्यूज इज नॉट डेवलप्ड एट ऑल, जो रूल्स का आइडिया है, वैल्यूज का आइडिया है, वो डेवलप्ड ही नहीं होता। या रूल्स आर एक्सटर्नल टू दी सेल्फ, देखो डेवलप तो हो जाता है। जॉनी हैप्पी बर्थडे भाई, द आइडिया ऑफ रूल्स एंड वैल्यूज इज नॉट डेवलप्ड एट ऑल, ये कहना गलत है। अगर रूल्स का आइडिया ही नहीं होता तो फिर कैसे पनिशमेंट से बचना चाह रहा है बच्चा? तो आइडिया तो है, आइडिया तो है, बट क्या है? एक्सटर्नल है। रूल्स आर एक्सटर्नल टू दी सेल्फ, व्यक्ति के लिए नियम तथा मूल्य बाह्य होते हैं, बाहर से लागू हैं, बाहर से लागू हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोहलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग, अंडर विच स्टेज वुड द गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स ऑफ अ चाइल्ड फॉल, यानी कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। जी चेतना, थोड़ी तबियत गड़बड़ है। यदि आप ईमानदार हैं, मतलब अगर आप ऑनेस्ट हैं, जो आपकी फैमिली है, आपके माता पिता हैं, क्या हैं, आप पे गौरवान्वित फील करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। बताइए, ये तो मैं कितनी बार आपको बता चुकी हूँ, थर्ड स्टेज है ये। और थर्ड स्टेज में क्या होता है? गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, ठीक। थर्ड स्टेज है सेकंड लेवल की, कन्वेंशनल लेवल की, ठीक। लॉज एंड ऑर्डर फोर्थ स्टेज, पनिशमेंट फर्स्ट स्टेज, सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिफ्थ स्टेज। तो इनको दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, जिसमें बच्चा तारीफ के लिए कुछ करेगा, उसको अप्रूवल चाहिए अपने बड़ों का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल रीजनिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स। जो कोहलबर्ग की थियरी है मॉरल डेवलपमेंट की, उसको कई ग्राउंड पे क्रिटिसाइज किया गया, कई बातों के लिए उसकी आलोचना हुई है, ठीक।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस ओरिएंटेशन? कौन सा एक स्टेटमेंट इस बात को लेकर के सही है, यानी कोहलबर्ग की आलोचना के बारे में कौन सी एक बात सही है? सरला बताइए क्या कह रहे हैं आप? कोहलबर्ग हैज नॉट गिवन टिपिकल रिस्पॉन्सेज टू ईच स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग, यानी उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। ऐसा तो नहीं है, हर एक स्टेज का बताया हुआ है किस स्टेज पे कैसे रिस्पॉन्ड करेगा बच्चा। फिर है कोहलबर्ग हैज डुप्लीकेटेड पियाजेज मेथड, ये मैंने आपको बहुत बार कहा है, कोहलबर्ग ने डुप्लीकेट नहीं किया। कोहलबर्ग इंस्पायर्ड है पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी से, उन्होंने अपनी अलग थ्योरी दी है। कोहलबर्ग्स थ्योरी, प्रेरणा लेना और किसी की नकल करना दो अलग चीजें हैं, ठीक है? आप प्रेरणा लेके मुझसे सच्चाई सीख सकते हैं या जो भी है, बट आप प्रेरणा लेके यही बोलें जिस लहजे में मैं बात करूं या जो जैसे मैं जो एग्जांपल दूं वही दें, तो वो नकल हो सकती है, ठीक? तो ये क्या है, कोहलबर्ग हैज इंस्पायर्ड हैं, वो डुप्लीकेट नहीं किया, उनकी थ्योरी अलग है, उनकी बात अलग है। कोहलबर्ग्स थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सेज, ऐसा नहीं है बच्चों के रिस्पॉन्सेज पे ही तो फोकस करके बताया है सारा कुछ। कोहलबर्ग हैज बेस्ड हिज स्टडी प्राइमरीली ऑन अ मेल सैंपल, ये बात सही है कि उनका जो है ये जेंडर बायस थ्योरी है, सिर्फ मेल सैंपल को ही आधार बनाया गया, सिर्फ जो लड़के थे या जो मेल थे उन्हीं के इंटरव्यू लिए गए, तो जेंडर बायस थ्योरी इसको कहा जाता है, इसीलिए ये हमें मानना ही होगा, ठीक है बात? जी बिल्कुल प्रतीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी? कोहलबर्ग की थ्योरी का कंट्रीब्यूशन किसको कहेंगे आप, ये पूछा है। कोहलबर्ग की थ्योरी का कंट्रीब्यूशन आप किसको कहना चाहेंगे, ये पूछा है, बताइए एक बार, जल्दी से आंसर कीजिए। नहीं डिलीट तो नहीं किया, पीडीएफ फाइल पे आ जाए क्वेश्चन की, मैं एक बार पूछ लूंगी इन लोगों से क्या गड़बड़ है, वैसे ऐसा तो कुछ किया नहीं है। जी ध्यान रखेंगे प्रिया। द थियरी हैज इलेबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर्स, टेस्टिंग की तो कहीं बात ही नहीं हुई। इट एस्टैब्लिशेस अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल रीजनिंग, यानी नैतिक तर्कना और एक्शन के बीच में क्या है, ये एक क्लियर रिलेशनशिप बताती है। हाँ बात तो सही है। हिज बिलीव्स इज दैट चिल्ड्रन आर मॉरल फिलोसोफर्स, ऐसा वर्ड तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। हिज थियरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मॉरल मैच्योरिटी। अब ये बात यहाँ पे दो आंसर हो सकते थे इसके, एक तो ये बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या कहता है, इट एस्टैब्लिशेस अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल रीजनिंग एंड एक्शन, यानी ये क्या है, नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच, यानी यह नैतिक तर्क और कार्यवाही मतलब इट एस्टैब्लिशेस अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल रीजनिंग एंड एक्शन। हाँ ठीक है, तर्क लगाया आपने और एक्शन ले लिया, बट जरूरी नहीं है तर्क लगा के हमेशा एक्शन लिया जाए, तो जरूरी है कि डी ऑप्शन इससे बेहतर है। फिर इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार आपने रीजन दे दिया और नहीं लिया एक्शन, ठीक? तो आंसर डी ज्यादा बेहतर है। उनकी थ्योरी ने सपोर्ट किया है एसोसिएशन किसके बीच में, कॉग्निटिव मैच्योरिटी और मॉरल मैच्योरिटी के बीच में, ये हम कह सकते हैं। सेकंड में प्रॉब्लम नहीं है, बट बेटर ऑप्शन डी है। आगे बढ़ेंगे, 11th क्वेश्चन देखिए एक बार। अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोहलबर्ग्स थ्योरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मॉरल डिसीजन? यानी कोहलबर्ग के सिद्धांतों के पूर्व परंपरागत यानी प्री कन्वेंशनल लेवल की यदि हम बात करें, तो कोहलबर्ग की जो थ्योरी है प्री कन्वेंशनल लेवल में, जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, वो किस बेसिस पे अपने डिसीजन लेगा, ये पूछा है, बताइए। देखो कॉग्निशन की बात पे आज करते हैं, बट कॉग्निटिव मैच्योरिटी यानी एज का, स्टेज का फर्क पड़ता है, ये बात कोहलबर्ग मान के चल रहे हैं, ये इसीलिए इंस्पायर्ड भी है ये थ्योरी, ठीक है? पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व, पर्सनल नीड्स एंड डिजायर्स, या इंडिविजुअल वैल्यूज या फैमिली एक्सपेक्टेशंस, ये तो यहाँ दोनों में से कोई नहीं होगा, ठीक भाई? एक डिसीजन लेते समय वो क्या करेगा प्री कन्वेंशनल लेवल में, पर्सनल नीड्स एंड डिजायर्स या पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व, तो ये भी बाद में आएंगी, ये भी सेकंड स्टेज में आएंगी पर्सनल नीड्स एंड डिजायर्स। पहले क्या है, पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व, ठीक? ठीक है, बात जिन्होंने कर लिए हैं उनके लिए कोई बात नहीं, रिवीजन का काम करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए एक बार, यार पीडीएफ तो डल गई होगी। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन जजमेंट्स अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इस थिंकिंग प्रोसेस को क्या कहेंगे, जो कोई जजमेंट राइट और रॉन्ग का लेने के लिए अप्लाई की जाती है, बताइए फटाफट से बताइए। यार पीडीएफ चलो मैं डलवाती हूँ, टेंशन मत लो इतनी। ओ गॉड, देखिए एक बार, मॉरल रीजनिंग कह रहे हैं कई लोग, बिल्कुल सही बात है, जो थिंकिंग प्रोसेस है इसी को तो रीजनिंग कह रहे हैं, जो डिसीजन मेकिंग में थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है उसी को हम रीजनिंग कहते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। डिलेमा तो दुविधा है, ये थिंकिंग प्रोसेस नहीं है, ये तो वो कॉन्फ्लिक्ट है जहां वो अटका हुआ है, दिस इज कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज नॉट थिंकिंग प्रोसेस, ये तो उलझन है, ये तो उलझन है कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं। थिंकिंग प्रोसेस जो है उसको नैतिक तर्क कहते हैं, ये है थिंकिंग या रीजनिंग, ठीक है बात? थिंकिंग या रीजनिंग तो ये है, ठीक हो गई बात, इतनी बात क्लियर है या नहीं? ठीक, गलत पढ़ लिया कोई बात नहीं, हो जाता है, टीचर्स से हो जाता है, आप तो फिर भी एक दो बार ही पढ़ते हैं, वो तो रात दिन पढ़ाते हैं तब भी गलतियां हो जाती हैं, पॉसिबिलिटी रहती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, अ टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन, टीचर बच्चों में मॉरल वैल्यूज को कैसे भरे या फिर विकास कैसे करे टीचर नैतिक मूल्यों का, बताइए फटाफट से बताइए, जवाब दीजिए जवाब।
गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग्स की तो बात ही नहीं हुई कहीं. लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, सिर्फ रूल्स ले कर दें, सोचेंगे. इन्वॉल्विंग देम, रूल्स तो सभी के सामने है, बट क्या सब मान रहे हैं? क्या झूठ नहीं बोल रहे लोग? बोल रहे हैं, सबको पता है झूठ बोलना गलत है. इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशंस ऑन मॉरल इश्यूज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को डिस्कशन में इन्वॉल्व करो, उसके थॉट को जानो, उसके विचार को बदलो, उसकी अपने विचार जानो, उसको सारे एस्पेक्ट्स परिपेक्ष देखने दो किसी एक सिचुएशन के, तब उसकी नैतिक मूल्य जो है वो बेहतर डेवलप हो पाएंगे, बजाय कि सिर्फ थोप देने से, सिर्फ क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देने से अच्छा है कि आप बच्चे के साथ डिस्कशन में इन्वॉल्व हो. जैसे हमारी बिल्डिंग में एक रहती हैं मदर एंड डॉटर, और बड़ा उनका मतलब अच्छा एक डिस्कशन रहता है. इवन मेरा फादर का भी ऐसा ही था कि कोई बात होती है, मान लो जैसे होमोसेक्सुअलिटी ही है, तो अब इंडिया में तो होमोफोबिक हैं लोग, उनको लगता है कि मतलब होमोसेक्सुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो उन दोनों के डिस्कशन चल रहे होते हैं कई बार. तो वो जो मदर हैं, हालांकि उनके थॉट में ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है कि ये सही है गलत है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो समझ नहीं पा रही है उस चीज को, तो दोनों का डिस्कशन चल रहा है, दोनों के बीच में बात चल रही है. ठीक, वो जो बात है, वो लड़की जो है, जो बेटी है, वो अपने तर्क दे रही है, जो माता है वो अपने तर्क दे रही है, और बीच का रास्ता दोनों एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करेंगे, तब जाकर के कुछ डेवलपमेंट होगा. ऐसी सिचुएशन बेहतर है, बजाय कि इससे कि हमने तो कह दिया ना, बस कह दिया कि ये है तो ऐसा ही होगा. तो ये डिस्कशन सबसे बेहतर है पेरेंटिंग या टीचिंग के लिए. डिस्कशन से बेहतर कुछ और है ही नहीं, क्योंकि डिस्कशन में जो निकलेगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा. लेकिन रूल्स तो आपने अगर सिर्फ स्ट्रिक्ट रूल्स रख दिए कि घर में ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो एक टाइम के बाद इंसान फिर दूसरे तरीके निकाल लेता है. ठीक. द बेस्ट वे टू इनकलकेट मॉरल वैल्यूज, यानी सबसे बेहतर तरीका क्या है मॉरल वैल्यूज को जागृत करने का, इनकलकेट करने का, बताइए एक बार. देखिए, टू गिव मॉरल लेक्चर्स, सिर्फ लेक्चर से नहीं बनेगी बात. पुट अक्रॉस अ सिचुएशन एंड आस्क क्वेश्चंस टू टेक अ डिसीजन. भाई एक सिचुएशन में विद्यार्थी के सामने एक परिस्थिति रखिए और फिर उससे निर्णय लेने के लिए कहिए कि काम करो, अब डिसीजन लो. ठीक. फिर है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज बाय टीचर्स. डिमॉन्स्ट्रेट करने से भी ज्यादा जरूरी है जब उसके सामने रियल लाइफ में वो आएगा उस सिचुएशन में. फिर है टीचिंग स्टूडेंट्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन मॉरल एंड इमोरल. डिफरेंशिएट करने से नहीं, बात आएगी जब उसके सामने सिचुएशन आएगी तो वो किस तरीके का डिसीजन लेगा, ये सबसे बेहतर तरीका है. बच्चा सबसे ज्यादा इन्वॉल्व और एक्टिव यहीं पर है. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए. अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग. एक मिनट देखो कहीं कट तो नहीं रहा है. हाँ. अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग. भाई सही और गलत के बारे में कैसे सोचते हैं बच्चे, ये पूछा है. तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, जी निशी पी लेंगे. डिफरेंटली एट डिफरेंट एजेस, अलग अलग एज पे अलग अलग तरह से सोचते हैं सही और गलत के बारे में. सेम फैशन में सोचते हैं अलग अलग स्टेज में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, फिर स्टेजेस अलग नहीं होती. अगर सेम ही तरीके से सोचना था तो अलग अलग स्टेज देने की जरूरत ही नहीं पड़ती. एज पर दी कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार मे बी एज पर दी इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय दी पेरेंट्स. नहीं, इसको इन्होंने बेहतर मान लिया है. डिफरेंटली एट डिफरेंट एजेस, अलग अलग एज में अलग अलग सीखेंगे या सोचेंगे. एज का फर्क पड़ेगा, स्टेज का फर्क पड़ेगा. प्री कन्वेंशनल लेवल का बच्चा पनिशमेंट से बचने के लिए सोचेगा, कन्वेंशनल का बच्चा समाज के लिए सोचेगा, उसके बाद वो ह्यूमैनिटी के लिए सोचेगा. क्वेश्चन नंबर 16 देखिए. अकॉर्डिंग टू, ये देखिए एक बार. चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल्स, यानी जो बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल्स में, फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस एज प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग. किन स्टेजेस को वो फॉलो करते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रपोज की गई, बताइए. ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स. कौन सी स्टेज की बात हो रही है? प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है. मैंने आपको एज बताई हुई है 4 से 8, 8 से 10, है ना. हद से 13 साल से कम कम की उम्र होगी. 13 साल से कम की उम्र होगी. समझ पा रहे हो बात को या नहीं? ये भी समझ में आएगा, ये भी समझ में आएगा. बताइए. बी एंड ए. हाँ, ये क्योंकि कन्वेंशनल लेवल है, ये ऊपर चला जाएगा. ओबीडियंस एंड पनिशमेंट प्राइमरी लेवल पर, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज. तो ए और बी इसमें सही आंसर है, यानी सी ऑप्शन. ठीक, ये प्राइमरी लेवल का है, 10 साल तक की उम्र की बात हो रही होगी. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर. अच्छा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्यालय में पूछा गया है. देखिए एक बार इसको पढ़ के, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा. देखिए, हो गॉड, देखिए कोई कह रहा है बी कैसे, बता देते हैं. देखो, बी ऐसे इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज का मतलब है टिट फॉर टैट वाली अवस्था, म्यूचुअल एक्सचेंज. इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज का मतलब है म्यूचुअल एक्सचेंज. ठीक है, इसको म्यूचुअल एक्सचेंज, जो इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन है ना, वो है ये. इसके कई नाम है तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग. ठीक, तो आंसर इसका बी एंड ए ही होगा. सिंपल बात. आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 17 देखिए. क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है. देखिए, क्वेश्चन 17 पढ़ पा रहे हो या हल्का सा बड़ा करूं, फिर दिख नहीं पाएगा. देखिए, पढ़िए, इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए. ये क्वेश्चन कई बार आया है, बिल्कुल. देखिए एक बार, अभिमन्यु खुद पढ़िए इसको और बताइए पहले. देखिए एक बार. हाँ, ये वीडियो 1 साल तक रहेगा. अभिमन्यु, अभिमन्यु a स्टूडेंट फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा है. टेक्स एडमिशन इन क्लास 4th, कक्षा 4 में उसका हुआ एडमिशन. ठीक, क्लास पे फोकस कीजिएगा, कक्षा 4 की बात हो रही है. ऑफ अ पब्लिक स्कूल अंडर आरटीई एक्ट, एक पब्लिक स्कूल में आरटीई एक्ट के तहत, आरटीई एक्ट 25% एडमिशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रखता है. ठीक है,
अगर हम बात करें आफ्टर सम टाइम को स्टूडेंट्स ऑफ अभिमन्यु, जो उसके साथ वाले बच्चे हैं अभिमन्यु के, वो उसको बुली करते हैं कि तू तो गरीब है और हम तो बहुत ही अच्छे अच्छे परिवारों से आते हैं, हम तो मर्सिडीज से आते हैं सुबह सुबह, और तुम तो साइकिल भी तुम्हें नसीब नहीं है ना। तो इस तरीके से, क्योंकि आरटीई में जो अच्छे पब्लिक स्कूल्स भी हैं वहां पे भी 25% एडमिशन गरीब सेक्शन के लिए, आर्थिक रूप से जो निचला स्तर है उनके लिए, ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए है। तो अब उसका एडमिशन तो हो गया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की वजह से उस स्कूल में, लेकिन बच्चे सारे अमीर परिवारों के आ रहे हैं और वो उसको बुली कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं उसका कि तुम तो साइकिल से आते हो, तुम्हारे पास तो फटे कपड़े, तुम्हारे पास तो टिफिन भी अच्छा नहीं है। एज अ टीचर व्हाट शुड यू डू इन दिस सिचुएशन? आप एक टीचर होने के नाते इस परिस्थिति में क्या करेंगे? इफ यू आर फॉलोइंग द कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यदि आप मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कोहलबर्ग की, ठीक है बात। देखिए देखो, विलियम जेम्स मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर कहे जाते हैं। इन जनरल वुंट या एरिस्टोटल को इस बात से नवाज दिया जाता है, ठीक। देखिए, कन्वे टू स्टूडेंट्स दैट विल बी पनिश्ड इफ दे कंटिन्यू बुलिंग अभिमन्यु। आप ये बात कन्वे कर देंगे शिक्षार्थियों को कि यदि अभिमन्यु को परेशान किया जाएगा तो दंड मिल सकता है बच्चों को। हाँ बिल्कुल सही है। काउंसल स्टूडेंट्स अबाउट एक्सेप्टिंग अभिमन्यु एज देयर फेलो स्टूडेंट्स, काउंसल करेंगे। पूरी थियरी में काउंसलिंग की बात हुई है क्या कहीं? फिर है आस्क अभिमन्यु टू अवॉइड दी स्टूडेंट्स, ऐसे कैसे अवॉइड करने से क्या होगा? रिक्वेस्ट प्रिंसिपल टू अरेंज अ डिसेंट ड्रेस, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अब दो चीजें हैं, एक तो तरीका ये है कि काउंसिल कराएं या तो आप बच्चे को की काउंसलिंग करा दें, ठीक है समझ में आता है। बट बात हो रही है एक तो फोर्थ क्लास का बच्चा है, फोर्थ क्लास का बच्चा यानी प्राइमरी का बच्चा है, कौन सी स्टेज पे होगा? इसी पे होगा, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस या फिर टिट फॉर टैट, इसको दो ही चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो वैसे तो एज अ टीचर आप पनिशमेंट वगैरह की बात नहीं करते, बट यहां पर कोहलबर्ग की थ्योरी को आप फॉलो कर रहे हैं और स्टेज कौन सी है? पहली ही स्टेज है, यानी प्राइमरी का बच्चा है। तो आप ये बात कन्वे करोगे, आपने पनिशमेंट दे नहीं दी है, आप ये बात कन्वे करेंगे, यानी कहेंगे कि यदि अभिमन्यु को परेशान करना जारी रखा गया तो उन्हें दंड मिल सकता है, क्योंकि इस स्टेज का बच्चा दंड से ही मानेगा, मतलब उसको डर जो है पनिशमेंट से है एक तरीके से कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग। वैसे हम ये काम नहीं करते, बट कोहलबर्ग की स्टेज के अकॉर्डिंग फर्स्ट ही इसका सही आंसर है। जिनको साफ नहीं दिख रहा ये पीडीएफ डाउनलोड कर लो, मैंने नोट सेक्शन डलवाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए एक बार, ये पेडागोजी स्पेशल की नोट सेक्शन में होगी, नॉर्मल बैचेस की नहीं होगी। देखिए, कर्नेल सिंह डज नॉट पे इनकम टैक्स। कर्नेल सिंह एक व्यक्ति हैं जो इनकम टैक्स भरते नहीं है, ठीक है। डेस्पाइट लीगल प्रोसीजर्स, उन पे लीगल प्रोसीजर हो गए, खर्चे उठाने पड़ गए उनको आयकर विभाग के, बट वो भरने को तैयार नहीं है इनकम टैक्स। रीजन क्या है? ही थिंक्स दैट ही कैन नॉट सपोर्ट अ करप्ट गवर्नमेंट। वो ये ऐसा सोचते हैं कि वो करप्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर सकते, जो मिलियंस ऑफ रुपीज यानी करोड़ों रुपए कहां बर्बाद करती है अननेसेसरी डैम्स को बिल्ड करने में। ही इज प्रोबेबली इन विच स्टेट ऑफ कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट, यानी वो कोहलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट के किस स्तर पे आती है ये पूछा है। ये जो व्यक्ति हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं इनकम टैक्स नहीं दूंगा ऐसी गवर्नमेंट को जो मेरा जो टैक्स का पैसा है उसको बर्बाद करती है ना। माल्या जैसे लोग फिर लेके चले जाते हैं। तो इस स्थिति में वो कौन सी स्टेज में है? पैरा कन्वेंशनल तो कुछ होती नहीं है, ठीक, पैरा जैसा कोई वर्ड हमने नहीं पढ़ा। ये तीनों हैं। कन्वेंशनल होते तो जो सब कर रहे थे वही कर लेते, तो ये भी नहीं होगा। पोस्ट कन्वेंशनल, प्री भी नहीं होगा, यहाँ तो फर्क ही नहीं पड़ता बच्चे को। ये है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, यानी और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स में आएगा कि उनके कुछ राइट्स हैं समाज में परिवर्तन के लिए, इसलिए आंसर होगा पश्च परंपरागत। बट मैं तो भर देती हूँ देखो टैक्स भरपूर, उसका रीजन यही है कि ठीक है अगर सब यही सोचने लग जाएंगे तो देश चलेगा कैसे फिर, ठीक। खैर, तो ये एक बात है श्रेया। थर्ड, अच्छा हुआ आपने देख लिया आज फर्स्ट टाइम लाइव। आगे बढ़ते हैं। आवर टीचर सेज टू हर क्लास as individual assignments are designed to help individual students learn more effectively। एक टीचर अपनी कक्षा से कहती है कि जो इंडिविजुअल असाइनमेंट्स हैं, मतलब हर किसी को एक असाइनमेंट मिला है। अरे बहुत टैक्स है भाई मुकेश, क्योंकि सही प्रकार से भरा जा रहा है, नहीं तो पूरी कंपनीज कितना कितना बचाती रहती हैं, बट ठीक है मैं तो इंडिविजुअल के हिसाब से सही भर रही हूँ। एज इंडिविजुअल असाइनमेंट्स आर डिजाइन टू हेल्प इंडिविजुअल स्टूडेंट्स लर्न मोर इफेक्टिवली। जो इंडिविजुअल असाइनमेंट्स हैं वो इसलिए कि इंडिविजुअल अच्छे से सीख पाए। ऑल स्टूडेंट्स शुड कंप्लीट असाइनमेंट्स प्रेस्क्राइब्ड विदाउट एनी असिस्टेंस। और सभी बच्चों को जो भी उनके असाइनमेंट मिले हैं वो खुद से पूरे करने हैं बिना किसी की मदद लिए, ठीक है। शी इज रेफरिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कोहलबर्ग। भाई वो किस स्टेज को रेफर कर रही है ये पूछा है। प्री कन्वेंशनल स्टेज को, जिसमें इंडिविजुअल्स एंड एक्सचेंज की बात हो रही है, कन्वेंशनल स्टेज को, पोस्ट कन्वेंशनल को, या प्री कन्वेंशनल को? बताइए जल्दी से बताइए, मुझे लग रहा है इसमें ना कहीं गड़बड़ हुई है। इसको थर्ड ऑप्शन, मतलब एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती हैं सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। बात तो ठीक है। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। देखो यहाँ पे ना दो चीजें हो सकती थी। एक तो ये हो सकता था कि गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन वाली बात हो जाती कि उसको अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनी थी, बट यहाँ रूल्स की बात हुई है कि रूल्स फॉलो करने हैं। तो रूल है क्योंकि एक तो ये कन्वेंशनल यानी औपचारिक चरण है जहां कानून व्यवस्था को मानने की रूल्स की बात होती है। लॉ एंड ऑर्डर का पूरा पालन किया जाता है। बुक मिल जाएगी अमेज़न पे देख लो या किरण प्रकाशन की वेबसाइट पे देख लो, किरण पब्लिकेशन। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोहलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस की विशेषता पूछी है हमसे। बताइए एक बार। वो क्वेश्चन निशी, उसमें आंसर लॉ एंड ऑर्डर भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नहीं कहा कि क्योंकि तुम्हें अच्छा बनना है तो तुम्हें खुद ही पूरा करना चाहिए, ठीक। फर्स्ट तो पॉसिबल ही नहीं है ना, फर्स्ट आंसर कैसे हो जाएगा? कहां है दिखाओ मुझे एक बार। प्री कन्वेंशनल इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, टिट फॉर टैट, बदले में तो कुछ नहीं मिल रहा ना, यहाँ बदले में कुछ मिल ही नहीं रहा, टिट फॉर टैट, इसलिए नहीं होगा। टिट फॉर टैट की बात ही नहीं हो रही ना कहीं, है ना। ऐसा नहीं कहा ना कि नंबर तभी मिलेंगे जब खुद ही करोगे। 20th क्वेश्चन देखिए, 20th क्वेश्चन देखिए एक बार, देखिए एक बार 20th क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक, यानी कौन सी एक विशेषता है कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस की।
वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, स्टेजेस आर आइसोलेटेड रिस्पॉन्सेज, यूनिवर्सल हैं या सिर्फ नॉन हायरार्की में। देखो नॉन हायरार्की नहीं है, क्योंकि हायरार्की का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, और यहाँ बिल्कुल बढ़ते हुए क्रम में है। जब छोटा है बच्चा तब अलग है, फिर बढ़ता जाएगा क्रम, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो ये हायरार्की है, नॉन हायरार्की नहीं है। ठीक, आइसोलेटेड पैटर्न्स नहीं है, ये जनरल पैटर्न्स हैं, पूरी दुनिया में लागू होते हैं। ठीक, वेरिएबल सीक्वेंस नहीं है कि इंडिया में अलग और बाहर अलग हो जाएंगे, फिक्स स्टेजेस हैं। तो यूनिवर्सल सीक्वेंस है, सार्वभौमिक है, जो सभी कल्चर में अप्लाई होता है, ऐसा कोहलबर्ग कहते हैं। हालांकि इसी चीज के लिए इनकी आलोचना भी हुई है, बट कोहलबर्ग ऐसा ही कहते हैं कि दुनिया भर में ऐसी लागू होगी, चाहे इंडिया का बच्चा हो, चाहे अमेरिका का हो, नाइजीरिया का हो, युगांडा का हो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एज अ टीचर यू फॉर्मली बिलीव इन सेइंग नो टू रैगिंग। आप एक टीचर हैं जो आप इस बात में बिल्कुल विश्वास रखते हैं, आप तुरंत कह देंगे कि मैं रैगिंग और बुलिंग को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता या देती। एंड पुट अप पोस्टर्स एंड फॉर्म कमिटीज इन स्कूल्स। आप क्या है, पोस्टर्स को पुट अप करेंगे और कमिटीज फॉर्म करेंगे स्कूल में इस बात के खिलाफ कि बच्चों का जो बुली होते थे ना, बच्चे फर्स्ट डे जा रहे हैं और रैगिंग हो रही है, मजाक उड़ा रहे हैं सीनियर्स, है ना, बुली कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप कमिटीज में भी शामिल हैं। फिर है द यंग एडोलेसेंट्स हु जॉइन यू विद स्ट्रांग बिलीव्स आर एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। जो लोग इस बात में विश्वास रखते हैं वो कौन सी स्टेज में होंगे, बताइए। कन्वेंशनल में नहीं होंगे। कन्वेंशनल में होते तो फिर जो बुली का कल्चर था उसी को फॉलो करते। ये पोस्ट कन्वेंशनल के बच्चे हैं। क्यों? एक तो ये एडोलेसेंट हैं, तो एडोलेसेंट तो पोस्ट कन्वेंशनल में आ जाएंगे। ठीक, ये पोस्ट कन्वेंशनल के बच्चे हैं जो इस बात, इनकी सोच पोस्ट कन्वेंशनल है, जो इस बात में विश्वास रखते हैं कि हाँ रैगिंग नहीं होनी चाहिए, और इनकी अपनी सोच है और खड़े हैं टीचर के साथ। तो ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, उत्तर पारंपरिक। ठीक, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आउट ऑफ 21 कितने ठीक हुए ये बताइएगा। आज क्वेश्चंस इस चैप्टर में इतने ही जरूरी थे। अगर कोई डाउट है कहीं तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। अगले 5 मिनट आप ही के पास हैं, फिर हम आज की समाप्त करेंगे कक्षा। देखो इसमें यह था कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रैगिंग में विश्वास नहीं रखते, और इसके खिलाफ आपने कमेटी बनाई हुई है। यानी आप दुनिया से लड़ने को तैयार हैं, ऐसे लोगों से लड़ने को तैयार हैं जो रैगिंग को बढ़ावा देते हैं। तो आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी आपके स्तर पर ही हुए सोच के। तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है ये कि जब आप अपनी मॉरलिटी या जो सही है उसके लिए खड़े होते हैं, और टीचर्स तो नहीं करे बट आप खड़े हैं, है ना। तो जब आप खड़े होते हैं सही के लिए, तो वो आपकी पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी है, जिन रूल्स को आप मानते हैं पर्सनली, चाहे दुनिया मानती हो या ना मानती हो। ठीक है बात। पीडीएफ के लिए, इन तीनों की पीडीएफ के लिए मैं एक बार बोल दूंगी, बाकी बैचेस में भी डल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों चैप्टर की, इसके अलावा नहीं। ठीक, बैच शुरू होगा आपका जो पेडागोजी स्पेशल की सेकंड बैच है, वो 1 अप्रैल से शुरू होगा। जिनको एनरोल करना है वो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है बात। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आज एक छोटा सा ही सेशन था और इतना ही हम रखेंगे। थैंक यू सो मच।